मैं ध्यान में कैसे आई, पहले तो मैं 5 मिनट के लिए आप सबको ये बताऊँगी कि मैं ध्यान में आई कैसे। आज से 10 साल पहले, उससे पहले मैं बहुत पुस्तकें पढ़ती थी। मुझे लगता था कि जो शिक्षा है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जब हम डिग्री ले लेते हैं, एक पहले 12वीं की डिग्री, फिर हमने एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली और उसके बाद फिर एक दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, फिर एक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली और मैं पढ़ती चली गई। और लगभग मैं जो है 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ ले चुकी। उसके बाद मुझे समझ आया कि पढ़ाई से तो मैं अपनी ज़िंदगी को, मेरा जो जीने का तरीका है वो नहीं बदल रहा है। ज़्यादा डिग्रियाँ लेने से भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। इस चीज़ की खोज में मैं निकल गई कि आखिर पढ़ाई करने के साथ-साथ और चीज़ें क्या-क्या ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। अगर मान लो कि उदाहरण के तौर पे कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा पीएचडी है और अगर उसको बोलने का ही तरीका नहीं है, वो बहुत डरपोक है, वो अपने मन के द्वंद में रहता है और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की समस्याएँ हैं उनको वो सुलझा नहीं पा रहा है, तो उस डिग्री से तो वो सिर्फ़ अपना निर्वाह कर रहा है, नौकरी कर रहा है और अपने घर का काम चला रहा है। लेकिन रोज़ ज़िंदगी में जो हमारे सामने जो चैलेंजेज़ आती हैं, जो समस्याएँ आती हैं, उससे कैसे निपटा जाए? चाहे वो परिवार के सदस्य हों और चाहे वो हमारे ऑफ़िस के सदस्य हों, चाहे वो स्कूल के सदस्य हों, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के हों, लेकिन हम उनके साथ मिल के कैसे रहें? ये चीज़ मैंने आज से लगभग, जब मैं 40 साल की थी तब मैंने ये बात सीखी अपने जीवन में, कि 40 साल मैंने ऐसे ही गँवा दिए कि किताबें, पुस्तकें पढ़ती रही, कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये करते लेकिन किताब से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अ, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी के रूप में तो मिल गई, लेकिन मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई उन चीज़ों को। वहीं से मेरा जो यात्रा है वो ध्यान की यात्रा शुरू हुई और ध्यान की जिस दिन यात्रा शुरू हुई, मैंने आँखें बंद करी और आँखें बंद करने के बाद मैं अपने पास गई, अपने नज़दीक गई, अपने आप से बात करी, तब मुझे समझ आया कि सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं दूसरों के साथ व्यवहार करती हूँ तो मेरा खुद के ऊपर खुद का मेरा सृजन है, खुद की अभिव्यक्ति करती हूँ मैं। मैं दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई। ये चीज़ मैंने मेडिटेशन करने से सीखी। तो ध्यान करने के बाद मुझे जागृति कैसे आई? मुझे ध्यान करने के बाद जैसे ही मैं अपना सुबह और शाम ध्यान करती, आँख बंद कर दी, तो मेरी ऊर्जा जो बाहर निकलती थी, बहुत सारे जो विचार थे, मैं विचारों में खोई रहती थी कि मैं कैसे इस दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करूँ? अच्छा करूँ, बुरा करूँ? तो मैं ये कह रही थी कि हम रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें शिक्षा, एक शिक्षा है जो हमें नौकरी देती है। वो शिक्षा है जो हमें परिवार पालने के लिए, हमें निर्वाह करने के लिए वो नौकरी की शिक्षा है। लेकिन एक शिक्षा ऐसी है कि हम रोज़ की ज़िंदगी में जो क्षण-क्षण हम आगे निकलते हैं, अपने माता-पिता के साथ बात करते हैं, अपने भाई के साथ बात करते हैं, अपने पत्नी के साथ बात करते हैं, अपने पति के साथ बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ बात करते हैं। आखिर वो बात कैसे करें, वो शिक्षा कहाँ से आएगी? उस शिक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो इसीलिए जो ध्यान है और जो योग की शिक्षा है, वो हमें ये सिखाती है कि हम अपनी उस शिक्षा के साथ-साथ जो निर्वाह करने की शिक्षा है, उसके साथ-साथ दूसरी शिक्षा को कैसे लें। तो आज हमारा विषय यही रहेगा, तो उस विषय को मैं शुरू करती हूँ कि सबसे पहले देखिए कि हमारी जो 5 फिंगर्स हैं, बस बहुत आसान है ये 5 फिंगर्स को समझना। तो क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं तो हम बहुत आसानी से हम याद करेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 उँगलियाँ क्या दिखाती हैं। तो सबसे पहली जो उँगली है, ये दिखाती है कि स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब कि जो हम सब अभी देख रहे हैं, हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुँह से बोलते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन ये स्थूल शरीर आता कहाँ से है?
ये चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए। स्थूल शरीर कहाँ से आता है? स्थूल शरीर आता है माता-पिता से। जब माता-पिता छोटा-सा बच्चा जब पैदा होता है, तो वहाँ से हमारा स्थूल शरीर धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता हम पहले बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, फिर युवा हो जाते हैं और उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं। तो ये तो हमें सब ये हम्म। आँखों से हमारे सामने हम सबको देखते हैं, इस स्थूल शरीर को या फ़िज़िकल शरीर को। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, आप सुन भी पा रहे हैं और आप उसके साथ एक अंदर का एक शरीर और है। वो स्थूल शरीर के बाद आता है हमारा मन शरीर। जो मन शरीर है, वो कहाँ और से आता है? हाँ, मन शरीर कहाँ से आएगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि ये मन शरीर कहाँ से आता है, तो मन शरीर आता है समाज से। जो भी आप कुछ सुनते हैं, आप जो भी कुछ सुनेंगे, उसको आप ये देखने लगेंगे कि अच्छा उसने ये बात कही थी तो मैं भी ऐसा ही अमल करूँगा। अगर एक पीपल का पेड़ है, उसके चारों तरफ धागा बाँधना है, तो मैं भी धागा बाँधूँगा। अगर कोई मंदिर जा रहा है, तो मैं भी मंदिर जाऊँगा। अगर कोई किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, तो मैं भी मस्जिद जाऊँगा। ये जो मन है ना, ये मन सबसे बड़ा द्वंद्व पैदा करता है, क्योंकि हम उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके हम ये सोचते हैं कि जो जैसा कह रहा है, वैसा ही मान जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मन है, वो समाज के अनुसार हमारा बढ़ता है। तीसरी बात आ गई हमारी बुद्धि, बुद्धि शरीर। बुद्धि शरीर का मतलब हमारा खुद का जो अनुभव है, वो क्या बोलता है। कई बार हम खुद का अनुभव नहीं बोलते हैं। अच्छा, अच्छा मेरा दोस्त ऐसा कह रहा है, अच्छा, अच्छा मेरी सहेली ऐसी कह रही है, अच्छा मेरे परिवार के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं बचपन में पेंटिंग करती थी। और मेरे जो परिवार के लोग हैं वो ये कहते थे कि पेंटिंग करना ये कोई अच्छी टीचर बनेगी, पेंटिंग की टीचर बनेगी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और वो पेंटिंग छोड़ दी और पेंटिंग छोड़ने के बाद मैं डॉक्टर बन गई। और डॉक्टर बनने के बाद फिर मेरी नौकरी लग गई और उसके बाद अभी मैं सरकारी विभाग में काम करती हूँ। लेकिन मैंने वो जो पेंटिंग है जो बचपन में छोड़ी थी, वो पेंटिंग मैंने मेडिटेशन में आने के बाद शुरू की और शुरू करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी जो पेंटिंग है या मेरा आर्ट है, वो मुझे दूसरे देश ले गया। मुझे दूसरे देश से कॉल आई कि आपको ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए आपको इस पेंटिंग के माध्यम से दूसरे देश में बुलाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो चीज़ आपके अंदर एक शक्ति छुपी हुई है, उसको बाहर लाना भी एक शिक्षा है, बाहर लाना भी ध्यान है। वो चीज़ ज़रूरी है। कई बार हम एक ऐसी शिक्षा लेते हैं जिससे हम अपने जीवन में खुश नहीं हो पाते। उस खुशी के लिए तो हम इस धरती पे आते हैं। हम कोई हमारे जो टीचर्स हैं वो भय सिखाते हैं या माता-पिता सिखाते हैं, समाज सिखाता है। भय भय तो भय से तो हम आए ही हैं। हम तो भय को दूर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। या भय को दूर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हम तो फिर भयभीत हो जाते हैं। तो ये भय कैसे दूर होगा? ये ध्यान से दूर होगा। जब हम अपनी आँखें बंद करेंगे, अपने नज़दीक जाएँगे और हमें पता लगेगा कि हम ये जो शरीर है, ये भी नहीं है, जो मन है, जो समाज हमें देता है, वो भी नहीं है। क्योंकि जो मन है, उसमें मान लो कि अगर हम आज मैं दूसरे देश में चली जाऊँ, तो मैं हिंदी नहीं बोलूँगी, मैं वहाँ पे इंग्लिश बोलूँगी। या मैं अगर पंजाब में चली जाऊँ तो मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूँगी या मैं जंगल में जाऊँगी तो वहाँ पे मेरी भाषा दूसरी हो जाएगी। तो समाज जो मन है वो समाज के अनुसार विस्तार करता है, लेकिन मन ही सब कुछ नहीं है। मन से आगे बढ़ के जो बुद्धि शरीर है, बुद्धि शरीर कहाँ से आती है? बुद्धि शरीर का मतलब है कि बुद्धि कर्म अनुसारिणी। ये कहते हैं कि जो बच्चा है भाई संस्कारित है, पैदा हुआ तो बड़ा अच्छा बच्चा है। कोई कहता है कि बच्चा अच्छा नहीं है, ये तो पढ़ाई नहीं करता है, ये तो ज़्यादा खेल में ध्यान देता है। ऐसी बात नहीं है। ये बात भी हमें ध्यान से ही पता लगती है कि हम किस चीज़ को लेके यहाँ पे इस धरती पे सीखने के लिए आते हैं। लेकिन हम सीखने में ना जाके हम किसी और चीज़ में बह जाते हैं जहाँ पे हमें समाज कुछ-कुछ सिखाने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अ, हमें अपने जीवन में ध्यान के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को रोशन कर सकें, कैसे हम अपने जीवन को जागृत कर सकें, कैसे हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर कर सकें।
कैसे हम अपने जीवन में हम डर निकाल सकें। डर कैसे निकलेगा? डर जब निकलेगा जब हमारे स्वयं के अंदर जागृति आएगी। महात्मा बुद्ध हमेशा क्या कहते हैं, गुरु नानक जी क्या कहते हैं, महावीर जैन क्या कहते हैं कि तुम अपने अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि हम सारी ऊर्जा 99% तो जब बाहर वेस्ट कर देते हैं, कभी उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कभी हम पत्नी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कभी हम दूसरे भाई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कभी हम अपनी बहन के ऊपर डिपेंड नहीं। खुद करना सीखो, खुद आत्मनिर्भर बनना सीखो। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना कैसे आएगा? जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम ध्यान में जाएंगे। जैसे आइंस्टाइन पूरी दुनिया से अलग था, स्टीव जॉब्स पूरी दुनिया से अलग था, रमन महर्षि पूरी दुनिया से अलग थे, महर्षि चरक पूरी दुनिया से अलग थे। क्या था उनके अंदर ऐसी खास बात जो हमारे जैसे नहीं थे? वो यही खास बात थी क्योंकि वो अपने आप से जुड़े हुए थे। जो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने से दोस्ती कर लेता है, वो ही सच्चा आत्मज्ञानी है। शरीर का नॉलेज, बायोलॉजी बहुत है, पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, मेटाफिजिक्स पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ये सब हमारे निर्वाह के लिए है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें जीना है तो हमें ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हमने तीसरी उंगली की बात की थी कि जो बुद्धि है वो कर्म अनुसार नहीं, बुद्धि कर्मों से आती है। हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम खाली बैठते हैं हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हम आलस में बैठते हैं हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। इसलिए बार बार अपना अनुभव जीवन का लेना चाहिए। कभी भी हम चाहे क्यों ना 10 बार गिर के 11वीं बार सीखें, लेकिन हमें उस जीवन में काम करना है, भयभीत नहीं होना है। बहुत बार हमें मैं तो खुद ऑफिस में हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि इस फाइल पे लिखें ना लिखें, लेकिन आप अगर ध्यानी हैं, आप अगर अपने मन में वो क्लियर है तो आप सही फैसला लेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो ये कैसे आएगा? जब हम ध्यान करेंगे, जब हम अपने साथ रहेंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे। ध्यान कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हम जो भी इस जीवन में जानना चाहते हैं, जो भी बीमारी है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी तीसरी की बुद्धि की। तो बुद्धि कर्म अनुसारिणी, बुद्धि कर्म अनुसारिणी, कर्म का मतलब कि इस जन्म में एक बच्चा है जो खेल कूद में आगे है, इस जन्म में एक बच्चा है जो म्यूजिक में आगे है, इस जन्म में एक बच्चा है जो पढ़ाई में आगे है, इस जन्म में एक बच्चा है, हो सकता है कि वो ये तीनों चीजें ना करना चाहे। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्योंकि जब हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं किसी को तो हमारा ही मन खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, हमारी वाणी खराब होती है। क्योंकि हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो उससे हमारे कर्म भी खराब होते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव बातें जाने से हमारे शरीर में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, और नेगेटिव इमोशन आने से हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये सिखाएगा कौन? सिखाएंगे हम खुद ही। जो हमारे अंदर जब हम सांस के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। आंख से वही चीजें देखना चाहेंगे जो सही होगी, कान से वही चीजें सुनना चाहेंगे। अगर हम अच्छे ध्यानी हैं तो हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, कभी गलत नहीं सुनेंगे, कभी गलत नहीं देखेंगे। यही चीज तो सीखनी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत हो गई, मैंने भी ऐसे एमडी और 4-4 पढ़ाइयाँ करके मैं 40 साल की उम्र तक नहीं सीख पाई। लेकिन आज लाखों लोग हैं मेरे जैसे जो ध्यान के माध्यम से एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी अलग अलग क्लासेस देते हैं, बच्चों को जागरूक करें और निर्भय होना सिखाते हैं उनको कि नहीं, तुम अपना जो एक डिसीजन है, जो आपने फैसला लेना है, वो खुद अपनी जागरूकता से होते हुए आपको लेना है। उसके बाद आती है चौथी फिंगर, उसको कहते हैं कि आत्म यानी कि चेतन। हम चेतन भी हैं। अब चेतनता की पहचान कैसे होगी? हमने तीनों का शरीर तो हम देख रहे हैं सबको, मन से हम द्वंद्व में उलझे रहते हैं, बहुत बार ड्यूअलिटी ऑफ माइंड करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है बुद्धि, बुद्धि कर्मों से आती है। कुछ बच्चे खेल में हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में हैं, कुछ बच्चे डांस में हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे आते हैं। और चौथा है आत्म तत्व यानी कि चेतन, हम जिसकी वजह से जिंदा हैं,
जिसकी वजह से जो सांस आ रही है जा रही है वो हम चेतन है। तो चेतन की पहचान कैसे होगी? तो एक उदाहरण के तौर पे हमें जो याद रह जाए, मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आपने देखा होगा कि मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। मदर टेरेसा क्या करती थी? मदर टेरेसा हमेशा उनकी गरीबों की, जो बीमार थी उनकी हेल्प करती थी। शरीर तो था उनका, मन भी था, बुद्धि भी थी, लेकिन कुछ अलग था उनके अंदर, जो उनकी चेतनता को जगा देता था। अरे मदर टेरेसा आ रही है, स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान था, वो ज्ञान का इतना अनुभव हो चुका था कि ये शरीर कुछ भी नहीं है। ये अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो पहले उन्होंने जॉब किया, उसके बाद सोचा कि जॉब कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा है आप लोक कल्याण के लिए काम करो, आप दूसरों के लिए काम करो, आप दूसरों की मदद करो। और आज के दिन में अगर हम देखें तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जगह-जगह झगड़े होते हैं, जगह-जगह कास्ट है, जगह-जगह क्रीड है, जगह-जगह हम पार्शियलिटी में जीते हैं, बायस्ड हैं, क्योंकि मन से जीते हैं, हम उस चेतनता से नहीं जीते हैं। अगर हम सही में चेतनता से जीते हैं, तो चेतनता हमें एक अच्छे रास्ते पे लेके जाती है। चेतनता क्या बताती है? मान लो कि अगर दो दोस्त जा रहे हैं और एकदम से कोई गिर जाएगा तो एकदम से उसको उठाएंगे, तो वो कहेंगे अरे मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की। लेकिन दूसरा क्या कहेगा? अरे गिर गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। दोनों में बहुत फर्क है। मान लो कोई रास्ते में कुत्ता जा रहा है और वो, अगर मैं ही अपना बात बताती हूँ, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में एक डॉग है, उसको बहुत खुजली थी। तो बहुत, मैं जब वापस आई अपनी पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत परेशान होती थी वो। तो क्या किया मैंने? सिंपल इतना किया कि एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया, उसको दवाइयाँ दी, उसको कुछ टीके लगवाए और वो ठीक हो गई। ये क्या था? ये है चेतनता, क्योंकि हर उस पेड़ में, हर उस पौधे में, हर उस पक्षी में, पशु में, सब में वो चेतनता है, जैसे हमारे अंदर है। और वो बोल नहीं सकते, तो कौन बोलेगा? वो इंसान को ही बोलना पड़ता है, उस मनुष्य को बोलना पड़ता है। तो वो जो चेतनता है, जैसे मदर टेरेसा में थी, स्वामी विवेकानंद में थी, अनेकों अनेकों ऋषि हुए हैं जिन्होंने पूरे इस सृष्टि के लिए, सृष्टि के निर्माण में सहायता की है। हम भी उन्हीं में से एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम कोई शरीर नहीं है कि ठीक है अभी बस बड़े होंगे और फिर हम यंग होंगे और उसके बाद बूढ़े होंगे और उसके बाद मर जाएंगे। ये तो नॉर्मल रूटीन की बात है। तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। हर कोई पैदा होता है और हर कोई मरता है, लेकिन उससे अलग क्या चीज़ है? वो है आत्म तत्व। ये आत्म तत्व है। 4 फिंगर्स हैं, ये चौथी जो फिंगर है, ये आत्म तत्व है। उसके बाद जो 5वां है, ये है सर्व आत्मा। जैसे कि हम ये कहें कि समुद्र की एक बूंद या सूरज की एक किरण। हम जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम कई बार ऐसे करते हैं, कई बार हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है। ऐसे हमारी ये फिंगर ऐसे इससे जुड़ जाती है। तो ये क्या करती है? ये एक सर्कल बना देती है कि हाँ, मैं उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा, हम कभी कोई गलत बात नहीं करेंगे। और अगर बात करते हैं तो हम खुद ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। हम इस घर में क्यों पैदा हुए, फिर हमारे पास ये माँ बाप क्यों हैं, या हमें ये नौकरी नहीं मिल रही है, या छोटी मिल रही है, या बड़ी मिल रही है, या कोई बीमारी आ रही है, ये सब सब सबके जिम्मेवार हम स्वयं में ही हैं। ये भी मैंने अभी 10-12 साल पहले ही सीखा। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। पढ़ पढ़ के बस ये हो गया कि शायद पढ़ाई से सब कुछ मिलता है। उसके बाद फिर वेद पढ़ना शुरू किया, उपनिषद पढ़ना शुरू किया, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद भी गीता पढ़ी, नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करी, समझ आना शुरू हो गया कि हाँ, मुझे कहीं बाहर भटकना ही नहीं चाहिए था। तो अभी हम 5 फिंगर हमारी पूरी हमें याद हो गई है। जो सबसे छोटी फिंगर है वो शरीर है, और जो शरीर है वो माता पिता से आता है, जो मन है वो समाज से आता है। इसीलिए हमेशा अपने मन का जब आप इस्तेमाल करो तो उसमें समाज को मत डालो। खुद अपनी बुद्धि से फैसला करो कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। समाज में, समाज का मतलब कि जो आपके चारों तरफ जो भी दुनिया है, उसके साथ सुनते हुए, उनके सुनते हुए, उसके बाद आपको फैसला लेना है। और जो आत्म तत्व है वो है कुछ जिंदगी में अलग करना।
किसी की मदद करना। जैसे देखो आज के बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो ये दोस्त है, उसी के ऊपर निर्भर हो गया। नो नो नो, हमेशा अपने अंदर जाके अपने ऊपर निर्भर रहो। अपनी जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं उसको करिए। जैसे गाने सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, या आपको दोस्तों के साथ मिलके बैठ के बातचीत करना पसंद है, ये सब चीजें आपके लिए हैं। कोई हमें उसमें भय करने की जरूरत नहीं। लेकिन आ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम इज, एक तरफ अगर फ्रीडम है तो एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं, तो आज़ादी देने के साथ साथ हम उनको ये कहते हैं कि भाई फ्रीडम इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये तो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। माँ बाप तो आपके ऊपर विश्वास करके आपको भेज देता है। तो ये हमें क्या करना है, हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी है। तो अभी हम सब ये सुन चुके हैं, तो अब मैं 3 बातें और बताऊंगी, उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे। कोई भी यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे, अपनी आंखें आराम से बैठ जाएंगे कुर्सी के ऊपर, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि ध्यान कितना 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 सरल है। तो आप सब आराम से कुर्सी पे, बेड पे, जहां बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, बस, और कुछ नहीं। ईयरफोन लगा रखे हैं या आप बिना ईयरफोन के सुन रहे हैं, तो बस आप सुनते रहिए और मैं बोलती रहूंगी। तो हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाइए। सभी लोग आराम से बैठेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जैसे ही हम अपनी भौतिक आंखें बंद करते हैं, वैसे ही हमारी अंदर की जो आंख है वो हमें अपने बारे में जानकारी शुरू करती है, और 80% ऊर्जा हमारी बचती है। तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे, आराम से बैठ के, बिल्कुल रिलैक्स होके, सुख में आसन, आंखें बंद, और अपने पूरे शरीर को देखेंगे कि मेरा ये स्थूल शरीर है। मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे अंदर के जो नाजुक अंग हैं, पेट है, आंतें हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब कुछ आप अपने शरीर को देखते जाएंगे। बस 1 मिनट के अंदर अंदर हम देखेंगे कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कहीं मैं स्ट्रेस तो फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखों की बनावट कैसी है, मेरे चेहरे पे कहीं कोई झुर्रियां तो नहीं आ गई हैं, मेरा मुंह कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया है, मैं तनाव में तो नहीं हूँ। अब हम अपने पूरे शरीर को देखते हुए अपनी सांसों के ऊपर आ जाएंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है, मेरी सांस आ रही है और जा रही है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। यही सांस ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो हमें शक्तिशाली बनाता है। बिना सांसों के हम ब्रह्मांड की ऊर्जा ले ही नहीं सकते। कभी भी ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ले सकते हैं, जब चाहे हम ले सकते हैं, बस बनिस्बत हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी। क्योंकि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और हमें अपने बारे में जानकारी देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सांसों के साथ आते रहें, जाते रहें, और उसके साथ एक हो जाएं। आन अपान सती, सांस का आना जाना और उसके साथ एक हो जाना। बी वन विद योर ब्रेथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड बिकम वन विद योर ब्रेथ। आराम से अपनी सांसों को लेते रहें, और कोई भी विचार आता है उन विचारों को हटाकर फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। बस यही ध्यान है। हरियाणा देश हमारा, जहां